नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर आपका चल रहा है, थर्ड पेपर, तो उसका आपको यूनिट नंबर 3 आज पढ़ाया जाएगा। और यूनिट का नाम है जेंडर, बालिका शिक्षा, निर्धन वर्ग एवं अल्पसंख्यक सबकी शिक्षा की चुनौतियाँ क्या रही होंगी। तो इस यूनिट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से देखने हैं, इससे यूनिट के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दी गया है, उस पर आप लोग वीएसटीसी से संबंधित हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेंगी, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस यूनिट से, यूनिट नंबर जो 3 है आपकी, इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न तो बहुत मुश्किल आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे इससे, तो वो कोई खास नहीं बनेगा, मुश्किल ही बनेगा कि आए या ना आए, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ प्रश्न कौन सा आने की पॉसिबिलिटी होगी अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। किसी नर या मादा का होना क्या है भाई? प्रालिंग होता है, प्राकृतिक लिंग है ये। किसी नर का होना यानी 50-50% प्राकृतिक पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो नर होगा या मादा होगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक लिंग। क्लियर। जेंडर क्या होता है? जेंडर एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखेंगे। विश्व के सभी धर्म प्राय कैसे होते हैं? पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी कि पुरुष के महत्व को ज़्यादा देते हैं बजाय स्त्री के। ठीक है ना, उसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक, यानी कि परिवार का जो उत्तराधिकारी होगा वो पुरुष ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ है, पितृसत्ता के आधार स्तंभ क्या होते हैं? तो पितृसत्ता के आधार स्तंभ हमारा परिवार भी होता है, कानून भी होता है और धर्म भी होता है। यानी ऑब्जेक्टिव की बात करें यहाँ पर पितृसत्ता के आधार स्तंभ में ये सभी आ जाएंगे, उपरोक्त सभी। प्रश्न पूछा गया था 2016 के अंतर्गत इसमें कि राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना आप लोग, 926 लिंगानुपात, यानी 926 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। ठीक है ना, तो यही पूछा गया, पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी थी, यानी लिंगानुपात कितना था? तो 926 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। क्लियर। आगे बात की जाती है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंडर प्रक्रिया कैसी होती है? कि जेंडर प्रक्रिया एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसके बारे में प्रश्न भी बनेगा कि जेंडर एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए किस तरीके से है। ठीक है। औरतों की उत्पादन शक्ति पर नियंत्रण किसका होता है भाई? तो याद रखना, पितृसत्तात्मक समाज का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के विकास में योगदान कौन देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद लगाइए, क्लिक कर लीजिए इसको। महिला एवं बाल विकास विभाग ये करता है महिलाओं के विकास में सहयोग। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है, मुस्लिम समुदाय की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? ये सच्चर समिति बनाई गई थी। और इसके बारे में एक प्रश्न भी है बहुत इंपॉर्टेंट, सच्चर समिति के बारे में विस्तार से समझाइए। तो प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, आगे देखते जाइए। बालकों की सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला परिवार होती है भाई, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, गरीबी क्या है? गरीबी एक समस्या है। ठीक है ना, गरीबी एक समस्या है जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से दोनों प्रकार से हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं भाई, यहाँ पर आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं। जेंडर का संबंध किससे है बताइए? जेंडर का संबंध किससे है? ये समाज और संस्कृति से है। इसका संबंध पुरुष उचित, स्त्री उचित गुणों, विशेषताओं, व्यवहारों, उनकी भूमिकाओं से होता है। तो ये आपको याद रखना है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको मैंने 20 मॉडल पेपर बताए हैं, व्याख्या सहित है आपके 20 मॉडल पेपर, चाहे आपके इंग्लिश के हो चाहे किसी के भी हो। आपके जैसे मान के चलते फर्स्ट ईयर में 10 पेपर होते हैं, 10 पेपर हैं, तो प्रत्येक पेपर के 2 मॉडल पेपर मैंने आपको व्याख्या सहित, उनकी PDF सहित आपको मैंने ऐप में दिया है। तो वो कोर्स आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उसका 109 रुपये प्राइस है। और मैं आपसे आज भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेकर के हर विद्यार्थी से यही कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए उस कोर्स को, उससे आपको आराम से 70% प्लस बन जाएगी। हिचकिचाने की बात नहीं है यहाँ पे, हिचकिचाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग अगर मुझे कुछ दे रहे हो तो बदले में मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करूँगा, उसको 1000 गुना करके देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जेंडर सामाजिकरण किसे कहते हैं? समाज, हर समाज और संस्कृति लड़के लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाओं, जवाबदेही गुणों के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करते हैं। इस सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जेंडर सामाजिकरण कहते हैं। क्लियर, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है अपना, देखिए,
बालिका शिक्षा से संबंधित कोई दो चुनौती, तो याद रखना अग्रभूमि का कमज़ोर होना और बालिका विद्यालय एवं शिक्षिकाएँ सभी जगह उपलब्ध नहीं होना, तो ये दो कमजोरियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए, जेंडर परिवर्तनशील है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी जेंडर को बदला जा सकता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न कैसे भी पूछा जाएगा, आंसर एक ही होगा कि जेंडर परिवर्तनशील है, यह समय के साथ और संस्कृति के साथ यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में भी बदला जा सकता है। हर कोई नर या मादा के रूप में पैदा होता है, परंतु हर संस्कृति में लड़के लड़कियों की अहमियत निर्धारित करने और उन्हें अलग अलग भूमिकाएं, जवाबदारी और विशेषताएं प्रदान करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, प्राकृतिक नहीं है। यह बात इसी से सिद्ध होती है कि वे समय के साथ साथ अलग अलग जगहों तथा विभिन्न सामाजिक समूह में भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बात करूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की दुनिया हर घर और स्कूल तक सीमित होती है, जबकि आदिवासी लड़की आज़ादी से ही जंगलों में अकेली घूमती है, मवेशी चराने लगती है, फिर फलों पत्तों टहनियों को तोड़ने के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाती है। वे दोनों ही लड़कियां हैं, परंतु दोनों के शरीर भी एक जैसे हैं, लेकिन उनकी योग्यताओं में, विकास में, उनकी आकांक्षा और सपनों में बहुत फर्क होता है। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि ये होता हमारा जेंडर परिवर्तनशीलता। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक लिंग यानी जेंडर प्रकृति का रचा नहीं है, समाज का बनाया गया है, समाज का रचा हुआ। इस कथन की व्याख्या आपको करनी है उदाहरण सहित। तो देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सामाजिक लिंग का निर्धारण सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर होता है। एक उदाहरण के तौर पर कि खेल के मैदान में लड़का गिर पड़ता है, उसके घुटनों में चोट आती है, उसे प्राथमिक उपचार देने के बजाय उसके साथी खिलाड़ी कहते हैं, अरे कैसा लड़का है जो लड़कियों की तरह रो रहा है, ऐसा कहते हैं ना मैदान में, जाओ और इसके लिए चूड़ियाँ ले आओ। खिलाड़ी लड़का चिल्लाया, क्यों नहीं, उसे चोट लगी है, लेकिन उसका व्यवहार समाज सोचता है पुरुष उचित नहीं है। जब कोई लड़की गंदी गालियाँ देती है तब लोग कहते हैं कैसी लड़की है जो लड़कों की तरह गंदी गालियाँ देती है। इस तरह के व्यवहार समाज द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं। इसी कारण समाज ये मानकर चलता है कि लड़कों में साहस होता है, उनमें ताकत होती है, वो स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं। दूसरी ओर लड़कियां भीरू होती है, कमज़ोर होती हैं, डरपोक हो रही हैं, दूसरों पर निर्भर रहती है। जेंडर में पुरुष उचित और स्त्री उचित लक्षण समाज द्वारा ही उनमें डाले जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि सामाजिक लिंग प्रकृति का रचा नहीं है भैया, किसका है? समाज का बनाया हुआ है। हमारे मन में वो फितुर भर दिए जाते हैं ऑलरेडी पहले से, है ना। थोड़ा सा रुकिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया ही पढ़ना है आपको। हाँ जी, ये है पितृसत्ता से क्या अर्थ है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पिता या कुलपति, यानी परिवार का कोई बुजुर्ग पुरुष की सत्ता या शासन। आजकल इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर पुरुष सत्ता दर्शाने या उन शक्ति संबंधों को बताने के लिए किया जाता है जिनमें पुरुष महिलाओं पर हुक्म चलाते हैं। ठीक है, पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पिता या कोई पुरुष परिवार के सभी सदस्यों, संपत्ति व अन्य आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखता है, वही उसका मुखिया माना जाता है। वंश या खानदान पुरुषों के नाम से चलता है। पितृसत्ता या पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में पुरुष का दर्जा महिला से ऊंचा होता है। पितृसत्ता की मान्यता है कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन और उनके नियंत्रण में रहना चाहिए। यह विचारधारा महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति का एक हिस्सा मानती है। सभी धर्म पितृसत्तात्मक है और महिलाओं के बारे में लगभग समान विचार रखते हैं। यहाँ तक कि अनेक कानून भी धर्मों के आधार पर हैं, जैसे हिंदू कानून, इस्लामी कानून, ईसाई कानून आदि के अंतर्गत विवाह, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति के अधिकार मिलते हैं। महिला और पुरुषों के बीच गैर बराबरी बचपन से लेकर के मरते समय तक साफ नजर आती है। घर परिवार के मामलों में, खासतौर पर महिलाओं के संबंध मामलों में, सरकार के कानूनों से अधिक महत्व सामाजिक नियमों का होता है। पितृसत्तात्मक समाज ने अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए महिला पुरुषों को कुछ और अधिकार और कर्तव्य भी दिए गए हैं, तो ये आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, देखिए ये प्रश्न आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं भाई कि पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह क्या है और इसका व्यक्तित्व पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं पिछली यूनिट में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है आपके लिए, देखेंगे जी। अगला प्रश्न है आपका कि पलायन से बच्चों की शिक्षा कैसे प्रभावित होती है। यानी कोई एक घर दूसरे घर से ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनके बच्चों पर। जब कोई व्यक्ति पलायन करता है तब वह अपने पूरे परिवार के साथ जाता है, जिससे उस परिवार के बच्चों की पलायन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उनमें कुछ इस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। जैसे देखिए, बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले, जब कोई बच्चा अपने परिवार के साथ पलायन करता है तो उनका शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह अपना राज्य या देश अपना राज्य छोड़, अपना स्थान छोड़ करके दूसरे परिवेश में जाता है, तो शिक्षा ग्रहण करने में उसे समस्या होती है। नई जगह पर उसे भाषा पाठ्यक्रम की समस्या आने लगती है। नए परिवेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ उसे संघर्ष करना पड़ता है। शैक्षणिक उपलब्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों के संस्कारों पर भी प्रभाव पड़ता है कि हमारी संस्कृति, पहले संस्कार कैसे थे, हमारे दूसरे स्थान पर जाने पर संस्कारों में बदलाव आता है। बच्चे की एकाग्रता में कमी भी आने लगती है, ठीक है ना, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है बच्चा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो। प्रवासी बच्चे अगर हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सरकार इसके लिए अग्र प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे सरकार की व्यवस्था की जाए। सरकार ने प्रवासी बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो प्रवासी बच्चों को अब पुराने परिवेश के हिसाब से शिक्षा दे सके। छात्रावास की सुविधा उनको करनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक व्यवस्था में उनको सुधार भी करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर कोर्स में समानता उनको होनी चाहिए। ये प्रवासी बच्चे हैं। और दूरस्थ तथा पत्र आचार माध्यम को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था मेंटेन की जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, बालिका शिक्षा के महत्व को बताते हुए, स्पष्ट करते हुए कुछ लिखना है आपको कि बालिका शिक्षा का महत्व क्या है। एक बालक अगर शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक बालिका को शिक्षित करने का तात्पर्य पूरे परिवार को शिक्षित करना है। अतः भारत में बालिकाओं की शिक्षा बहुत अधिक आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन भी था कि पारिवारिक गाड़ी के सुसंचालन में स्त्री पुरुष दो पहिए स्वरूप है। अतः पारस्परिक समझ पैदा करने और उत्तरदायित्व निभाने की दृष्टि से स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षित होना आवश्यक है। एक पहिया के विपरीत स्थिति में रहने के कारण दाम्पत्य रूपी गाड़ी का सुसंचालन सुविधाजनक और शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता। गांधी जी ने बालिकाओं की शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और बाल्यावस्था से ही बालिकाओं की शिक्षा का विधान किया। तो ये आप लोगों को याद रखना अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट आता है, अंतिम प्रश्न। देखिए आप लोग, सच्चर समिति के लिए, सच्चर समिति के अनुसार मुस्लिम समस्याओं की दो समस्या मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ऑलरेडी पॉइंट के रूप में, ठीक है ना। ये सच्चर समिति है कि मुस्लिम समुदायों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया था और ये बहुचर्चित रिपोर्ट 2006 में बनाई गई थी, ठीक है, सौंपी थी। समिति में पाया कि भारतीय मुस्लिम समुदाय कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं, जैसे पहचान से जुड़ी समस्याएं, ठीक है, सुरक्षा संबंधी समस्या उनके लिए, शिक्षा में पिछड़ापन उनकी समस्या है, ठीक है ना। तो ये सच्चर समिति से संबंधित समस्याओं को, सच्चर समिति से प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच्चर समिति इस टॉपिक का, इस यूनिट का। तो आप लोग सभी के सभी विद्यार्थी एक बार इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अपनी PDF को खोलना है, मैं आपको एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ इसकी सबकी PDF। मैंने पूरी 1 वीक सीरीज़ की जो PDF है ना, वो आपको मैंने अपने कोर्स में ऐड कर रखी है। 1 वीक सीरीज़ की जो PDF है ना भाई, वो पूरी मैंने कोर्स में ऐड कर रखी है, याद रख लेना आप लोग। इसका कोई प्राइस नहीं लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐड उसमें कर दी है, बाहर नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए और कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाक से, बिना सोचे समझे करना है कोर्स ज्वाइन। आप लोगों को इतना चिंता नहीं करना है, चिंता करने की मेरी टेंशन है। 109 रुपये में आपकी परसेंटेज बन जाएगी, इससे बढ़िया और क्या लोगे, ठीक है भाई, धन्यवाद।